51 लौकिक नोट। डिप्टी पादरी मिशेल गैरिक के मुंह से जो चीज रेंग कर निकली वह पतली थी और उस पर भूरे हरे रंग की पपड़ीदार त्वचा थी, जो एक पारदर्शी और रोएंदार छिपकली की तरह दिखती थी। जैसे ही वह मिशेल के शरीर से अलग हुआ, उसकी गहरी हरी ऊर्ध्वाधर आंख सतर्कतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए बाएं और दाएं तेजी से घूमने लगी। ऐसा करते हुए उसने खिड़की से बाहर भी झांका, लेकिन उसे व्हाइट पेपर नहीं दिखा। इसके बजाय लुमियन और ऑरोर ने उसकी आंखों में ठंडक और उदासीनता महसूस की। यह क्या है? लुमियन ने पूछा। ऑरोर ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, ये किसी खास आत्मा जैसा दिखता है। लुमियन ने तुरंत कहा, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सफेद कागज और दर्पण के बावजूद भी छिपकली जैसे दिखने वाले उस प्राणी ने उसे अभी भी बेचैन कर दिया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरों ने उसकी ओर देखा और याद दिलाया, ऐसा लगता है कि इस छिपकली में एक ऐसी क्षमता है जो मानसिक विकृति का कारण बन सकती है। इसे दूर से देखने मात्र से ही बेचैनी महसूस होती है। अगर इसे बहुत देर तक घूरते रहोगे तो मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। सावधान रहना। अगर बेचैनी गंभीर हो जाए तो तुरंत आंखें बंद कर लो और ध्यान लगाने की कोशिश करो। दोबारा देखने से पहले अपने मन को शांत कर लो। अभी तो ठीक है, लुमियन ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको असहज महसूस नहीं हो रहा? और मुस्कुराए और बोली, एक रहस्यमयी प्रार्थनाकर्ता के रूप में मैंने इससे भी कहीं अधिक भ्रष्ट करने वाली चीजें देखी हैं। मेरी प्रतिरोधक क्षमता आपकी तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा क्या मैं कभी कभी पागल नहीं हो जाता? अगर मैं थोड़ा और ज्यादा तीव्रता से और बार बार पागल हो जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जब आपने वह आखिरी वाक्य कहा था, तब आपकी मानसिक स्थिति की जांच करना आवश्यक है। लुमियन ने आधी चिंता और आधे मजाक के लहजे में कहा। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसे ही तो आत्मनिंदा करना कहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ अपनी इच्छा से देखना बंद कर सकूं। रहस्यमयी प्रार्थना करने वाले की आंखें विशेष हैं और उन्हें पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। मैं बड़ी मुश्किल से ही इसे अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने से रोक पाता हूँ। जब भाई बहन बात कर रहे थे, तभी छिपकली जैसा दिखने वाला वह धुंधला प्राणी दीवार और फर्श पर बेहद तेज गति से रेंगता हुआ घर के निचले तल की ओर चला गया। पहली मंजिल पर दरवाजे के सामने वाली दीवार पर कुछ जानवरों की खोपड़ियां लटकी हुई थीं। ये भेड़ियों, हिरणों और जंगली सुअरों की थीं। पादरी मिशेल गैरिक कॉडो के मूल निवासी नहीं थे। उन्हें गिरजाघर में रहना चाहिए था, लेकिन गुइलॉम बेनेट ने एक बहाना बनाकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। वे केवल शिकारी सबेटे से ही एक कमरा किराए पर ले सकते थे। छिपकली भेड़िए की खोपड़ी में घुस गई और बार बार उस सॉकेट में अंदर बाहर आती जाती रही। कुछ ही समय बाद इसने जंगली सुअर की खोपड़ी पर ध्यान केंद्रित किया और वही काम करना जारी रखा। हिरण की पीली सफेद खोपड़ी से बाहर निकलने के बाद छिपकली सर पर दौड़ते घोड़े की गति से कई गुना तेज गति से घर से बाहर रेंगने लगी। सफेद कागज चुपचाप रात के आकाश में तैरता हुआ उसके पीछे पीछे चला। वह छिपकली रेंगते हुए गांव से बाहर निकली और अंत में चौक पर पहुंच गई। ये गिरजाघर के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा और फिर एक कब्र में जा गिरा। 10 सेकंड बाद वह रेंगकर बाहर निकला और एक अन्य मकबरे में प्रवेश कर गया जिसमें एक समाधि पत्थर था। बस यूं ही वह विचित्र छिपकली जैसा प्राणी अलग अलग कब्रों से गुजरने लगा। ल्यूमियन तो कल्पना भी कर सकता था कि वह ताबूतों में रखे अलग अलग मानव खोपड़ियों में प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है। उस दृश्य को देखकर लुमियन के रोंगटे खड़े हो गए। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? समझ से परे। औरों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह मेरी जानकारी का एक अंधा हिस्सा है। कब्रिस्तान का भ्रमण करने के बाद छिपकली जैसा पारदर्शी प्राणी उसी रास्ते से वापस लौटा और मिशेल गैरिक के कमरे में प्रवेश किया। यह मिशेल के मुंह में घुस गया और गायब हो गया। लगभग 20 से 30 सेकंड बाद मिशेल गैरिक ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। उन्होंने बिस्तर के पास रखी मेज पर रखे कप से पानी गटक लिया। वे बेहद प्यासे लग रहे थे। उसने प्याला नीचे रखा, अपना मुंह पोंछा और फिर से सो गया। औरों ने अपना सिर घुमाया और लुमियन की ओर देखा। ऐसा कैसे? वाकई उसमें कुछ गड़बड़ है ना? ये कैसी समस्या है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लुमियन ने अपनी बहन के सामने अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया। पेरे बेरी, जो इंसानों को चराता है, वह पादरी जो समय के चक्र का सूत्रधार है,
मैडम पॉलिस, जो पुरुषों को जन्म देती है, नारुका, जो परमिता के पास गई थी, एक उल्लू जो अनगिनत वर्षों से जीवित है, और वह पादरी जिसके अंदर एक छिपकली रहती है। क्या कॉडू में बहुत सारे असाधारण व्यक्ति नहीं हैं? इस दौरान लुमियन ने शिकायत की थी कि रयान, लीह और वैलेंटाइन, जो 3 आधिकारिक जांचकर्ता थे, ने कितनी कम मदद की थी। अब पीछे मुड़कर देखें तो वह उन्हें दोष कैसे दे सकता था? कॉडू में मौजूद असामान्यताएं सचमुच असाधारण थीं। उन्होंने शायद कार्रवाई की होगी, लेकिन परिणाम शायद संतोषजनक नहीं रहे होंगे। औरों ने अपने भाई की ओर देखा, आधा चेतावनी भरे और आधा चिढ़ाने वाले अंदाज में। तुमने अभी तक सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है। गांव में इकलौता वही व्यक्ति है जिसे वह चक्र याद है और जिसके पास एक अनोखा स्वप्न खंडहर है। लुमियन अवाक रह गया और उसे सिर दर्द होने लगा। और मेज पर रखे दर्पण की ओर मुड़ी और सोचने लगी। मुझे उप पादरी के साथ कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं उनके एस्ट्रल प्रोजेक्शन की अधिक गहनता से जांच कर सकता हूं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। अगर इससे मेरी जान को खतरा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले चक्र में मैं भी एक जीवित जादूगर बन जाऊंगा, लेकिन हमें और जानकारी चाहिए। पर्याप्त जानकारी मिलने तक हमें और गहराई से छानबीन नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में प्रक्रिया शुरू करने से समझाने और संवाद करने में समय बर्बाद होगा। लुमियन ने भी अपनी राय साझा करते हुए सहमति जताई। इसके बाद औरों ने सुझाव दिया, मैं अब व्हाइट पेपर को पादरी पर नजर रखने के लिए नियुक्त करने की योजना बना रही हूँ। लुमियन चौंक गया। क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि हमें असामान्य स्थिति को समय से पहले सक्रिय होने से बचाने के लिए और गहराई से छानबीन नहीं करनी चाहिए? इस रहस्य की कड़ी पादरी ही थे। क्या इस तरह जल्दबाजी में हस्तक्षेप करना गैर जिम्मेदाराना नहीं था? औरों ने लुमियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो कर रही हूँ वह सुरक्षित है। ल्यूमियन की उलझन और चिंता को देखते हुए उसने विस्तार से बताया, आपने पिछले चक्र के दौरान 1 अप्रैल को पादरी और पोन्स बेनेट की निजी बातचीत सुनी थी। पादरी ने खुद को एक साधारण व्यक्ति बताया था, लेकिन उसके पास मुझसे, एक बियॉन्डर से निपटने का एक तरीका था। घटनास्थल और इस तथ्य के आधार पर कि आप जैसे आम आदमी से झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, मेरा मानना है कि पादरी 1 अप्रैल से पहले वास्तव में शक्तिहीन थे। आज 29 मार्च है, और अभी आधी रात नहीं हुई है, इसलिए उन पर नजर रखना सुरक्षित है। ल्यूमियन को राहत महसूस हुई। ये बात समझ में आती है। औरों ने आगे कहा, उनकी बातचीत से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि पादरी ने 1 अप्रैल को बियॉन्डर शक्तियां जल्दी से प्राप्त करने का एक तरीका खोज लिया है। अगर उसे खतरा महसूस होता है, तो वह तुरंत बियॉन्डर बन सकता है। शायद उसके पास कोई ऐसी चीज है जो मुझसे निपट सकती है। इसके अलावा उपवास के उत्सव में पादरी की शक्ति सीक्वेंस 9 के बराबर नहीं थी। मुझे संदेह है कि वह उस रहस्यमयी महिला द्वारा बताए गए दिव्य मार्गों से परे किसी और मार्ग पर चल रहा है। वह शायद किसी विशेष शक्ति से आशीर्वाद मांग रहा है। अन्यथा वह कुछ ही दिनों में इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता, जबकि उसमें नियंत्रण खोने का कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं दिखता। लुमियन चुपचाप सुनता रहा और अचानक उसे कुछ याद आ गया। उस चक्र के दौरान उपवास की सुबह, मैं अभी अभी एक शिकारी बना ही था कि मेरी मुलाकात पोन्स बेनेट से हुई। मैं उससे लड़कर अपनी क्षमता को परखना चाहता था, लेकिन वह ऐसे भाग गया मानो उसे पहले से ही पता था कि मैं एक बियॉन्डर बन चुका हूँ। डॉट 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 हो सकता है कि उसे भी कोई आशीर्वाद मिला हो और वह खतरे को भांप सकता हो। ल्यूमियन ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा। शायद 3 अप्रैल की बात है जब मैंने पोन्स बेनेट को नारोका के अंतिम संस्कार के दौरान उसके घर में प्रवेश करते देखा था। यदि उन्हें पहले ही आशीर्वाद मिल चुका होता, तो वे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की जासूसी को पहचानने में असफल नहीं होते, खासकर उपवास की सुबह के प्रति उनकी उत्सुकता को देखते हुए। औरों ने सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, इस बात की प्रबल संभावना है कि पादरी का समूह नारोका के अंतिम संस्कार और लैंड के बीच, यानी 3 अप्रैल से 5 अप्रैल की सुबह के बीच, बियॉन्डर्स बन गया। बेशक, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें अलग अलग चरणों में आशीर्वाद प्राप्त हो, औरों ने आगे कहा। इस चर्चा के बाद स्थिति और स्पष्ट हो गई। लुमियन ने अपना माथा पीटा और आह भरी। क्या हुआ? औरों ने उलझन में पूछा। लुमियन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे इन चीजों पर आपसे पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए थी। आप मुझसे कहीं बेहतर विश्लेषण करती हैं। औरों मुस्कुराए। तुम मेरी तारीफ करने के कई तरीके जानते हो।
तुम अनुभवहीन और ज्ञानहीन हो, इसलिए तुम्हें तुरंत यह बात याद नहीं आई। ये बातें तुम्हें देर सवेर पता चल ही जाती। हालांकि उसने अपने भाई की तारीफ को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। और के आदेश पर व्हाइट पेपर बेनेट के निवास की ओर उड़ा। कैथेड्रल और महल के संशोधित प्रशासक के निवास के अलावा बेनेट का निवास कॉडो में सबसे ऊंचा और सबसे भव्य भवन था। यह एक धूसर नीले रंग का 3 मंजिला मकान था जिसके ऊपर एक चिमनी थी। बेनेट परिवार के मुखिया के रूप में पादरी सबसे ऊपरी मंजिल के पूर्वी हिस्से में स्थित एक कमरे में रहते थे। गहरे भूरे रंग के पर्दे कसकर लगे हुए थे और घर के मुखिया सोए हुए प्रतीत हो रहे थे। व्हाइट पेपर के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। ये दीवार के आर पार चला गया और कोने के अंधेरे में घुल मिल गया। कमरे में मैडम पुआलिस के साथ अपना प्रेम प्रसंग समाप्त कर चुके गुइलॉम बेनेट हल्के नीले रंग के पायजामे पहने एक रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठे खिड़की के सामने लगे पर्दे को घूर रहे थे। और की आंखें गहरी हो गईं, जिससे गुइलॉम बेनेट की आभा प्रकट हुई। लाल, हरे, बैंगनी और नीले रंगों को देखकर ल्यूमियन को चक्कर आने लगे। अपनी बहन की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने उन दोनों के बीच अंतर करने की कोशिश की और महसूस किया कि पादरी का शरीर अपेक्षाकृत स्वस्थ था, सिवाय उसकी अत्यधिक उत्साही इच्छाओं के। वह क्या सोच रहा है? कल किस प्रेमिका से मिलना है? लुमियन ने उसका मजाक उड़ाया, हालांकि पादरी उसे सुन नहीं सकता था। उसी क्षण गुइलॉम बेनेट खड़ा हुआ और उसने अपने सामने हवा में मुक्का मारा। ये सब तुम्हारी गलती है। अध्याय 52, खंडहरों में प्रवेश। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। ध तेरी की दुष्ट। गुइलॉम बेनेट की मुट्ठियां लगातार हवा में उठ रही थी। उसका गुस्सा एक अदृश्य प्राणी के प्रति उबल रहा था। उसके चेहरे पर घृणा के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और उसने अपनी भावनाओं को दबाने की जहमत भी नहीं उठाई। और ने अपनी आंखें सिकुड़ी और व्हाइट पेपर को उस क्षेत्र की जांच करने का इशारा किया। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली हवा थी। लुमियन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। वह काफी समय से लड़ाई के लिए उतरा हुआ है। आखिर वह किसे दोष दे रहा है? और ने सिर हिलाया और लापरवाही से जवाब दिया, हो सकता है कि कोई बिशप उसे रोक रहा हो, उसे पदोन्नति पाने और असाधारण शक्तियां हासिल करने से रोक रहा हो। या शायद किसी ने उसे गुप्त रूप से किसी छिपी हुई शक्ति की पूजा करने के लिए बहकाया हो, ताकि उसे आशीर्वाद मिले और वह और अधिक शक्तिशाली हो जाए। उसने सोचा कि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के उपडीकन के रूप में एक ग्रामीण गिरजाघर की देखरेख करने वाले पुजारी के लिए किसी छिपे हुए प्राणी से संपर्क स्थापित करना अकेले आसान नहीं होगा। जब अलौकिक शक्तियों की बात आती तो वह निस्संदेह डारियच क्षेत्र के चर्च की ओर रुख करता। उनसे जुड़ी तांत्रिक वस्तुएं और जादू टोने की किताबें सुरक्षा या सील करने के लिए धर्म जांच आयोग को सौंप दी जाती। उन्हें कॉडो के गिरजाघर में नहीं छोड़ा जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह प्राचीन फेसैक भाषा पर महारत हासिल कर सकता था। हर्मेस और एल्विश जैसी अलौकिक शक्तियों को बुलाने में सक्षम भाषाएं उसके जैसे एक साधारण पादरी के लिए सामान्य बात नहीं थी। और ने रहस्यमयी दृष्टि के माध्यम से बहुत पहले ही यह जान लिया था कि वह जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था जो अनजाने में दुर्भावना को आकर्षित कर सकता था। इस प्रकार किसी विशिष्ट व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना पादरी किसी गुप्त अस्तित्व के संपर्क में कैसे आ सकता था? और ने इस संभावना पर विचार किया कि गुइलॉम बेनेट ने बिना उसे सौंपे ही किसी रहस्यमय वस्तु पर कब्जा कर लिया हो। लुमियन को यह विचार सुनकर हंसी आ गई। क्या पादरी उस गुप्त अस्तित्व पर शिकायत नहीं कर सकता? उसने तो संत सिद्ध को भी नाराज करने की हिम्मत की। उसके लिए उस गुप्त अस्तित्व को उसे लुभाने का दोषी ठहराना असंभव नहीं है। गुइलॉम बेनेट का मजाक उड़ाने के बाद लुमियन ने गंभीरता से विश्लेषण करते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि पादरी अचानक भ्रष्टाचार में क्यों पड़ गया। 2 संदिग्ध हैं। पहली है मैडम पॉलिस। वह जाहिर तौर पर बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे वह लुई लुंड हो, जिसने महल में बच्चे को जन्म दिया, या वह महिला जिस पर मरे हुओं से घिरे जंगल में उनके होने का संदेह है, इससे पता चलता है कि वह साधारण नहीं है। वह असामान्य रास्तों और गुप्त अस्तित्वों से जुड़ी हुई हैं। संभव है कि उन्होंने पादरी को बहकाया हो। वैसे, लुमियन ने अपना सिर पटक दिया। क्या हुआ? और को नहीं पता था कि उसके भाई को क्या समझ आ गया है। लुमियन ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि पादरी ने कभी मैडम पॉलिस के बच्चे को जन्म दिया है? और को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उसने मान लिया था कि उसका भाई एक महत्वपूर्ण खोज के कगार पर है।
उसने झल्लाकर कहा, तुम्हें किसने बताया कि लुई लोन का बच्चा मैडम पॉलिस का है? क्या होगा अगर यह प्रशासक बेओस्ट का हो या किसी गुप्त शक्ति का? नहीं, नहीं, अगर ऐसा होता तो उस दृश्य को देखकर तुम फट पड़ते और एक राक्षस में बदल जाते। मुझे लगता है कि प्रशासक के साथ अपने संबंधों में मैडम पुआलिस का दबदबा ज्यादा है। चक्र शुरू होने से पहले लुमियन को लगता था कि प्रशासक बेओस्ट थोड़ा कमजोर है। वह बटलर को नियंत्रण में नहीं रख पाता था और अपनी पत्नी पर भी नजर नहीं रख पाता था। जब वह मैडम पुआलिस के साथ आता था तो हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करता था। लुमियन को पहले लगता था कि प्रशासक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब उसका अनुमान बदल गया था। क्या आपको लगता है कि प्रशासक मैडम पॉलिस के लिए प्रजनन क्षमता बढ़ाने का एक और साधन है? शायद। औरोर ने अपना माथा पकड़ लिया। रहस्यवाद की दुनिया ने सचमुच मेरे दृष्टिकोण को विस्तृत किया है। कई ऐसे दृश्य जो केवल उपन्यासों और कल्पनाओं में ही मौजूद थे, अब साकार हो गए हैं, किसी विकृत तरीके से ही सही। आह भरते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया, लगता है महल में एक दो से ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। वे कहाँ हैं? लुमियन ने एक पल सोचा और कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किले में घुसपैठ करना और तलाशी लेना नामुमकिन था। लुई लोन के साथ जो हुआ था और जंगल में जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मैडम पॉलिस से दोबारा आमना सामना नहीं करना चाहता था। और को भी ऐसा ही महसूस हुआ। मैडम पॉलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद भाई बहन किसी भी कीमत पर उनसे दूर रहना चाहते थे। पादरी ने हताशा में कराहते हुए अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक गिलास रेड वाइन पी ली। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लंबा गिलास नीचे रखा और बिस्तर की ओर चल दिया। जब पादरी की सांसें सामान्य हुई और वह सोता हुआ प्रतीत हुआ, तब लुमियन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो उसे, जल्दी सो गया। क्या अपनी प्रेमिका के साथ देर रात की मुलाकात नहीं? अरे, वह अकेले में सिगरेट भी नहीं पीता। यह अनुमान बेडरूम में सिगार के डिब्बे, पाइप और अन्य वस्तुओं की अनुपस्थिति से लगाया गया था। और हंस पड़ी और बोली, वह ज्यादा शराब भी नहीं पीता। सब कहते हैं कि वह मर्यादा का प्रतीक है। उसने व्हाइट पेपर को शयन कक्ष की छानबीन करने के लिए भेजा। कुछ न मिलने पर वह निर्देशानुसार लौट आया। और ने लुमियन की ओर रुख किया। आपने तो सिर्फ एक संदिग्ध का जिक्र किया, दूसरे के बारे में क्या? वह चालाक उल्लू, हमेशा देखता रहता है, कभी कुछ करता नहीं। लुमियन ने अपना अनुमान व्यक्त किया। शायद इसी ने पादरी को महान जादूगर की विरासत तक पहुंचाया हो। और को लगा कि इसकी संभावना काफी अधिक है। इसके बाद लुमियन ने सुझाव दिया, अगर वह उल्लू दोबारा मुझसे मिलने आता है, तो हम उसे पकड़कर उससे पूछताछ करेंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सदियों से जीवित उल्लू को मार गिरा सकते हो? और ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना? लुमियन ने अपनी बहन की चापलूसी की। और ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हम दोनों के होने पर भी हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। जब तक हम 12वीं रात के आगमन में दखल नहीं देते, तब तक सब ठीक रहेगा। लुमियन ने भारी मन से सिर हिलाया। और ने उसकी थकावट को देखा और व्हाइट पेपर की ओर हाथ बढ़ाया, जो वापस लौट आया था। आज आपने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का बहुत अधिक उपयोग किया है। थोड़ा आराम कर लीजिए, हम कल फिर मिलेंगे। एक पल रुककर उसने आगे कहा, सुबह मैं तुम्हें हर्मेस भाषा की बुनियादी बातें सिखाऊंगी। फिर दोपहर में पेरे बेरी से मिलने जाना और साथ में ड्रिंक करना। मैं चुपके से उसके भेड़ों के बाड़े में घुस जाऊंगी और देखूंगी कि क्या मुझे उसकी 3 भेड़ों से कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। उसने सोचा कि जांच करने का ये सबसे आसान तरीका है। क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? लुमियन ने पूछा। वह पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। और ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मुझे बस उनसे हाईलैंडा भाषा में बात करनी है। इससे किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हो सकता है उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी हो। ल्यूमियन ने सिर हिलाया। मैं कल दोपहर को ओल्ड टेवन जाऊंगा। मैं वहां तीनों विदेशियों से जान पहचान बनाने की कोशिश करूंगा। वे मेरे लिए मूल्यवान सहयोगी साबित हो सकते हैं। बेशक, उसे इस बात का ध्यान रखना था कि वह बियॉन्डर्स के रूप में उनकी पहचान उजागर न करे। ठीक है। और ने अपने भाई की योजना से सहमति जताई।
ल्यूमियन अपने स्वप्न कक्ष में जागा, जो हल्की भूरी धुंध से घिरा हुआ था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, सोने, चांदी और तांबे के सभी सिक्के, साथ ही साथ उसके द्वारा एकत्र की गई कुल्हाड़ी और त्रिशूल भी गायब हो गए थे। इस चक्र ने सपने को फिर से शुरू कर दिया था। मुझे उन्हें फिर से इकट्ठा करना होगा। लुमियन ने खुद से बुदबुदाते हुए बेडरूम से बाहर निकलकर अध्ययन कक्ष की ओर रुख किया। उसने मेज से नीली किताब उठाए और लापरवाही से उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें से कई शब्द काट दिए गए थे। दरअसल, मदद की गुहार तो मैंने ही भेजी थी। अब उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि मदद की गुहार भेजने वाला वही था। उसे शक था कि औरों ने ही उसे अनुरोध भेजने में मार्गदर्शन किया था। आखिरकार, उस समय उसे रहस्यवाद का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने किसी भरोसेमंद संदेशवाहक या डाकिया पर भरोसा किया होगा। इसी सिलसिले में लुमियन को एहसास हुआ कि हफ्ते में एक बार आने वाला डाकिया इस मामले से अनजान था। उन्होंने अनुमान लगाया कि पत्र मिलने के बाद अधिकारियों ने शायद आम लोगों को कौडू में प्रवेश करने से रोक दिया होगा। ल्यूमियन ने पत्र को रखने के लिए एक डिब्बे की तलाश की, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि औरों के संग्रह में इस तरह की कितनी चीजें थीं, इसलिए उसने हार मान ली। उसने ऐसे कपड़े पहने जिससे उसकी चाल पर कोई असर न पड़े, अपनी लोहे जैसी काली कुल्हाड़ी उठाए और दरारों से भरे वीरान इलाके में निकल पड़ा। वह गहरे लाल रंग की पर्वत चोटी के चारों ओर फैले खंडहरों की ओर चल पड़ा। ल्यूमियन ने आसानी से उन दो जाने पहचाने राक्षसों को मार गिराया। उसने शॉटगन, गोलियों से भरा कपड़े का थैला और सिक्कों का ढेर कंधे पर टांग लिया। वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, जानबूझकर उस रास्ते से बचते हुए जिस पर वह पहले चला था, ये जानते हुए कि वह 3 मुख वाले राक्षस का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वह ढह चुकी इमारतों और पतले भूरे कोहरे से होकर गुजरा, हमेशा सतर्क रहने वाले उस व्यक्ति ने एक बार सूंघा। उसे खून की हल्की सी गंध आई। कुछ देर सोचने के बाद लुमियन चुपके से अंधेरे में चला गया और आधे ढह चुके घर की छत पर एक छिपी हुई जगह में छिप गया और कुछ चट्टानों के बीच की दरार से झांकने लगा। दूर, बंजर, मलबे से भरे वीरान इलाके के बीच, उसने मांस के एक लोथड़े को धीरे धीरे एक इमारत की ओर रेंगते हुए देखा। मांस पीले वसा से सना हुआ था, मानो कोई प्राणी गिरते हुए पत्थर के नीचे कुचल गया हो। ल्यूमियन सोचने लगा कि ऐसे राक्षस से कैसे निपटा जाए। क्या मुझे इसका सिर काट देना चाहिए? लेकिन इसका तो सिर ही नहीं है। अचानक कहीं से कई गहरे काले रंग की मांसल रस्सियां प्रकट हुई और मांस के उस लोथड़े को कसकर बांध दिया। 53 मार्क टेंटिकल्स। ल्यूमियन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। फिर उसने उन अंगों को पहचाना जिन्होंने मांसल पिन को जकड़ रखा था। वह और के उपन्यासों से भली भांति परिचित था और उसने सभी चित्र देखे थे। उसे न केवल हर नाटकीय दृश्य याद था, बल्कि वह उन अवधारणाओं को भी समझता था जो आमतौर पर उसकी समझ से परे होती हैं, जैसे कि विशालकाय तंतु। 7 या 8 स्याही जैसी लताएं मांस के उस ढेर को घेरे हुए थीं और उसे ढह चुकी इमारत की ओर खींच रही थीं। बिखरे हुए मलबे के ढेर में से एक आकृति उभरी। उस प्राणी का रूप मानव जैसा था। उसका ऊपरी शरीर और पैर नंगे थे। उसने केवल काली पतलून पहन रखी थी, लेकिन उसमें सिर नहीं था, केवल गर्दन का अवशेष ही बचा था। नुकीले दांतों का एक जाल पूरे शरीर में फैला हुआ था और उनके बीच उसकी लाल त्वचा चमक रही थी। ल्यूमियन के मन में एक ऐसे इंसान की कल्पना उमड़ पड़ी जिसका सिर और गर्दन का आधा हिस्सा किसी विचित्र खुले हुए छिद्र से बदल दिया गया हो। उसने अपना सिर हिलाया। उसे हमले के लिए कोई कमजोर बिंदु नहीं सूझा। राक्षस के मुंह से 7 या 8 मांसल तंतु निकले, जिन्होंने तेजी से मांस के ढेर को अपने सामने खींच लिया और ऊपर उठा लिया। उस प्राणी का गर्दन से बना मुंह सुबह खिलने वाले एक फूल की तरह खुल गया। उसके मोती जैसे, सुई जैसे दांत मांस पर जकड़ गए और उसे एक सांप की तरह पूरा निगल गए जो अपने शिकार को खा जाता है। लुमियन ने मन ही मन उपहास किया। तो आपको अभी भी खाना पड़ेगा। सोचा था कि आप लोग बिना खाने के जिंदा रह सकते हैं। फिर वह गहरी सोच में डूब गया। इन खंडहरों में राक्षस आम होने चाहिए। भोजन की कमी अवश्य होगी। तो कुछ राक्षस दूसरों को खाते हैं, जैसे कि अभी, या शायद हर कोई शिकारी और शिकार दोनों है। क्या मैं किसी अजेय राक्षस को दूसरों के पास ले जाकर अराजकता का फायदा उठा सकता हूँ? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन ये जोखिम भरा है। वे सब मिलकर पहले मुझे ही मार सकते हैं। जब लुमियन इस बारे में सोच रहा था,
तो उसने देखा कि राक्षस की छाती पाचन क्रिया के कारण ऊपर नीचे हो रही थी, फूलने और सिकुड़ने लगी थी, मानो वह तीव्र पाचन प्रक्रिया से गुजर रही हो। इससे लुमियन का ध्यान आकर्षित हुआ और उसे एहसास हुआ कि राक्षस की छाती किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। इसके वक्षीय पंखों और गर्दन के आधार पर 3 काले सील जैसे निशान सुशोभित थे। ल्यूमियन की पुतलियां सहज रूप से फैल गईं। वह बेहतर ढंग से देखने की कोशिश कर रहा था। उसने पादरी पर भी कुछ ऐसा ही देखा था। लेंट के उत्सव के अंत में पादरी का शरीर इतना सूज गया था कि उसके कपड़े फट गए और एक काला निशान दिखाई देने लगा। करीब से निरीक्षण करने पर लुमियन ने पुष्टि की कि राक्षस पर मौजूद तीनों काली मुहरें पादरी की मुहरों से मेल खाती हैं। रहस्यमय शब्दों और प्रतीकों से बने ये शब्द किसी अवर्णनीय क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। अंतर क्या था? पादरी के शरीर पर कम से कम 11 या 12 निशान थे, जबकि राक्षस के शरीर पर केवल 3 निशान थे। इन निशानों का क्या रहस्य है? क्या ये किसी गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए हैं? और जितने अधिक निशान होंगे, उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। लुमियन ने हैरानी से सोचा। उसने चिन्हों को याद करने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन इतने कम समय में वह ऐसा नहीं कर सका। कलम या कागज के बिना वह उन्हें दोबारा बना भी नहीं सका। उस दैत्य ने मांस के उस पिंड को पचाना समाप्त कर दिया। उसने अपनी भुजा घुमाए और अपने मुख के पास मौजूद मांसल तंतुओं को हिलाया। उसकी गर्दन के नीचे का निशान चमक रहा था और उसकी छाती से एक धीमी सी गूंज सुनाई दे रही थी। आवाज तेज होती गई, मानो हवा का एक बवंडर मधुमक्खी के छत्ते को चीरता हुआ अनगिनत सुरंगों के अंदर और बाहर सीटी बजाता हुआ गुजर रहा हो। उस कर्कश शोर ने लुमियन के दिमाग पर कहर बरपा दिया, जिससे उसे उस जानवर को बुरी तरह पीटने की तीव्र इच्छा होने लगी। तुम्हारा शोर असहनीय है, तुम्हें पता है ना? जैसे ही क्रोध उसकी रगों में दौड़ने लगा, लुमियन ने आवेग में आकर आंशिक रूप से ढह चुकी छत से छलांग लगा दी। उसके हाथ में शॉटगन थी। टकराना। ल्यूमियन जमीन पर बुरी तरह गिरा। उसकी नजरें उस राक्षस के नुकीले दांतों से भरे हुए खुले मुंह पर टिक गईं। वह दूसरे पक्ष को उसके हाठी और जिद्दी स्वभाव के लिए खूब खरी खोटी सुनाने ही वाला था, लेकिन तभी शांति ने उसे जकड़ लिया। वह असहाय महसूस कर रहा था, मानो कोई दर्शक किसी जानलेवा नाटक के मंच पर आ गिरा हो। उस राक्षस का खून से लाल मुंह उसकी ओर तना हुआ था और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। क्या मैं माफी मांग सकता हूँ कि यह एक गलतफहमी थी? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसे शक हुआ कि अभी अभी जो शोर हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से वह अपना आपा खो बैठा। वह अपने छिपने की जगह से कूदकर बाहर आया और हमला करने की कोशिश करने लगा। लेकिन माफी मांगने का समय बीत चुका था। उसे एक विकल्प चुनना था, लड़ना या भाग जाना। अपने अनुभव के आधार पर लुमियन जानता था कि भागना कोई विकल्प नहीं था। राक्षस पूरी तरह से सुरक्षित और तैयार था। उसकी 8 सूंडें उठी हुई थीं और हमले के लिए तल्लीन थीं। इसलिए अगर वह सचमुच भागना चाहता था, तो उसे मौका मिलने से पहले ही लड़ना होगा। अगर उसे जीवित रहना था, तो उसे लड़ना ही था। बिना किसी झिझक के लुमियन ने अपने हाथ में मौजूद शीशे की गोलियों से भरी शॉटगन उठा ली। टकराना। ल्यूमियन की गति और निर्णायकता के सामने वह राक्षस अचंभित रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वह शॉटगन क्या है और गोलियों की बौछार से बचने का उसके पास कोई मौका नहीं था। आह! वह दर्द से चीख उठा। उसके नुकीले दांतों से भरा मुंह अनायास ही खुल गया। उसकी छाती खून से लथपथ थी, जिसमें उसके दाहिनी ओर का काला निशान भी शामिल था। हालांकि वह काला निशान उसके खून और मांस में उकेरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और अक्षुण्ण बना हुआ था। ल्यूमियन को राक्षस की चीखों में कोई आनंद नहीं आया। उसने जल्दी से अपनी स्थिति बदली और अपने बैग से एक नई गोली निकाली। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा निशाना साध पाता, प्राणी के बाईं ओर का काला निशान चमक उठा और वह हवा में गायब हो गया। बस यूं ही वह ल्यूमियन के सामने से गायब हो गया। क्या वह भाग निकला था या अदृश्य हो गया था? उसने और द्वारा लिखे गए विभिन्न उपन्यासों और उसके द्वारा सिखाए गए रहस्यवाद के ज्ञान से जवाब खोजने के लिए अपना दिमाग खपाया। ल्यूमियन ने इसके किसी भी निशान की तलाश में बेतहाशा खोजबीन की, लेकिन वह गायब हो चुका था। इस दृश्य और ऐसी मुश्किल का सामना करने से लुमियन घबरा गया, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। वह भागने का मौका ढूंढ रहा था और अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गया। अचानक लुमियन के टखनों को जोर से झटका लगा और वह अपना संतुलन खो बैठा।
पलट गया और उल्टा लटक गया। अचानक कहीं से गहरे मांसल तंतु प्रकट हुए, जो ल्यूमियन के पैरों के चारों ओर कसकर लिपट गए और उसे ऊपर उठा लिया। वह राक्षस ठीक उसके सामने था। उसके दाहिनी ओर का काला निशान चमक रहा था। भावर के आकार का वह मुंह, जो सफेद तेज धार वाले दांतों से भरा था, चौड़ा होकर अंदर से खून जैसे लाल रंग का दिखाई दे रहा था। दुर्गंध असहनीय थी और उल्टा लटकते हुए लुमियन को चक्कर आने लगे। वह राक्षस के मुंह की खून से लाल त्वचा और अनगिनत दांत देख सकता था। तुरंत सोच समझकर उसने राक्षस की एक शाखा पकड़ी और उसे अपनी बाह के चारों ओर कसकर लपेट लिया। लटकती हुई अवस्था में ही उसने अपनी शॉटगन राक्षस के मुंह पर तानकर गोली चला दी। टकराना! राक्षस चीख उठा और उसके मुंह से मांस और खून बाहर निकलने लगा। इसने लुमियन को दूर फेंक दिया और इसका शरीर पारदर्शी हो गया और फिर से गायब हो गया। ल्यूमियन जमीन पर गिरा और लुढ़कने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ, अपने लक्ष्य को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अचानक उसे अपने पास आती हुई खून की गंध महसूस हुई। बिना किसी झिझक के वह विपरीत दिशा में कूद गया। जिस जगह वह खड़ा था, वहां से हवा में से काले रंग की टहनियां निकली, लेकिन वे अपने लक्ष्य से चूक गईं। वह दैत्य 3 से 4 मीटर की दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। उसका भंवर के आकार का मुंह चौड़ा खुला हुआ था, मानो हमला करने के लिए तैयार हो। ल्यूमियन ने अपनी शॉटगन में शीशे की गोलियां भरी, लेकिन राक्षस के बाईं ओर का काला निशान चमक उठा और फिर गायब हो गया। अदृश्यता! ये सचमुच अदृश्यता है। ल्यूमियन ने तुरंत फैसला कर लिया। अपने पिछले अनुभव के आधार पर उसे विश्वास था कि यह अदृश्यता उसकी गंध को छिपा नहीं सकती और आक्रमण की स्थिति में आने पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ आने के बाद लुमियन शांत हो गया और मन ही मन मजाक उड़ाने लगा। अगर आप अपनी गंध को भी नहीं छिपा सकते, तो अदृश्य कैसे हो सकते हैं? निशानों को पकड़ना एक शिकारी की खासियत थी। लुमियन ने अपना संयम वापस पा लिया और शांति से अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए इलाके का चक्कर लगाया। जल्द ही उसने राक्षस के पदचिह्न देखे और खून की गंध और उसकी दुर्गंध को महसूस किया। इन सुरागों का इस्तेमाल करते हुए उसने राक्षस के हमलों से बचते हुए अपनी शॉटगन से गोलियां चलाईं, लेकिन ऐसा लगा कि उसके किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर गोली नहीं लगी। कई बार गोली लगने के बाद भी वह प्राणी कमजोर ही होता चला गया। लीड राउंड कम होने के कारण लुमियन ने तुरंत एक समाधान सोचा। महज कुछ ही सेकंड में उसे जवाब मिल गया। उसने पहले ही उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया था और कई प्राकृतिक जाल खोज निकाले थे जिनका उपयोग किया जा सकता था, जिनमें से एक इस राक्षस के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। जैसे ही दूर से 2 धुंधले पदचिह्न दिखाई दिए, लुमियन मुड़ी और भागी, और बाल बाल उस काले मांसल तंतु से बची जो अपने लक्ष्य से चूक गया था। वह दौड़ता रहा, बीच बीच में पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करता रहा कि राक्षस अभी भी उसका पीछा कर रहा है या नहीं, और किसी भी हमले से बचने के लिए ऐसा करता रहा। भिन-भिनाहट, भिन-भिनाहट, भिन-भिनाहट। राक्षस की आवाज ने लुमियन के गुस्से को और भड़का दिया, जिससे उसका मन हुआ कि वह पलटकर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दे। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसका लक्ष्य उस प्राणी को मारना था, न कि सिर्फ अपनी भड़ास निकालना। सौभाग्य से उसे याद आया कि भागने का उसका मकसद उस आदमी को मारना था। उस समय वह सचमुच भाग नहीं रहा था। क्रोध और हताशा ने उसकी योजना नहीं बदली, बल्कि इससे उसका हौसला और बढ़ गया। धड़ धड़ धड़। अंततः उसने आधी ढही हुई इमारत को देखा और अंदर घुस गया, किनारे पर रुककर घात लगाकर बैठने का नाटक किया। जल्द ही उसने राक्षस के पास आते हुए हल्के पदचिह्नों की आवाज सुनी, साथ ही उसकी दुर्गंध और खून की गंध भी महसूस की। ल्यूमियन ने तंतु की दूरी का अनुमान लगाया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक पत्थर के खंभे पर वार किया जो गिरने ही वाला था, और फिर उसे जोर से लात मारी, जिससे उत्पन्न बल का उपयोग करके वह पीछे की ओर लुढ़क गया। आधा ढह चुकी इमारत प्रभाव को सहन नहीं कर सकी और ढह गई, जिससे भारी चट्टानों का एक झरना मार्ग में भर गया। धड़ाम! छिपकर हमला करने के लिए तैयार उस राक्षस ने एक भयंकर चीख निकाली जो केवल 1 सेकंड तक चली और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। चावन व्याख्या। ल्यूमियन लुढ़क कर दूर चला गया, लेकिन फिर झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अचानक आई चीख और उसका अचानक समाप्त हो जाना उसे राहत का एहसास दिला गया। फिर भी वह सतर्क रहा। कंधे पर बंदूक और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह सावधानीपूर्वक ढह चुकी इमारत की ओर बढ़ा। जहां कभी ईंटें और लकड़ी के बीम खड़े थे,
वहां हवा में धूल उड़ रही थी, जो अब भी मौजूद थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाहर लुमियन को राक्षस का शव दिखाई नहीं दिया। वह मलबे के नीचे दबा हुआ होगा। धूल भरे वातावरण में उसकी सूंघने की शक्ति कम हो गई थी। उसने अपनी नाक को धूल से बचाने के लिए हाथ उठाया। हालात को देखते हुए लुमियन कुछ कदम पीछे हट गया और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए धैर्यपूर्वक स्थिति सामान्य होने का इंतजार करने लगा। पहरा देते हुए उसने अपने आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण किया, किसी भी प्रकार की हलचल या गंध के सूक्ष्म संकेतों के प्रति सतर्क रहा। अंततः हवा साफ हो गई और उसकी दृष्टि वापस आ गई। ल्यूमियन एक बार फिर मलबे के पास पहुंचा। खून की गंध का पीछा करते हुए उसने उस राक्षस को ढूंढ निकाला जो भारी पत्थरों के नीचे कुचला हुआ था। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिकारी के रूप में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए व्यवस्थित तरीके से चट्टानों को हटाया और किसी भी प्रकार के द्वितीयक भूस्खलन से बचाव किया। साथ ही वह उस राक्षस से भी सावधान रहा, जो शायद अभी भी जीवित हो और हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने एक और विशाल पत्थर को हटाया, जिससे वह विकृत प्राणी सामने आया, जिसका सिर और गर्दन एक क्षत विक्षत भंवर की तरह थे। उसका मुंह आसमान की ओर था, जो खून से लथपथ होकर चकनाचूर हो गया था। उसकी छाती चपटी हो गई थी और उसका नुकीला मुंह एक उबड़ खाबड़ पत्थर के खंभे पर धंसा हुआ था। कई गहरे मांसल तंतु टूटकर अलग हो गए थे। यदि इसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण ऐसा न होता, तो लुमियन ठोस द्रव्यमान को अपने लक्ष्य के रूप में नहीं पहचान पाता। ये जाल उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर काम कर गया। राक्षस की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद लुमियन ने उसकी छाती पर 3 काले निशान देखे, जो भीषण क्षति के बावजूद अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये तो बहुत अजीब है। ऐसा तो आम बात नहीं हो सकती, रहस्यवाद में भी नहीं, है ना? अपनी बहन के त्वरित प्रशिक्षण से गुजरने के बावजूद लुमियन को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। वह निर्णय लेने के लिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करता था। उसने चाकू से काले निशान वाली त्वचा को हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस जीव की छाती इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी कि कुछ भी बचाना संभव नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी सूती कमीज से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे कामचलाऊ कागज के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने अपनी उंगली पर एक और पट्टी लपेटी, जिससे वह राक्षस के खून से सन गई। उसे यकीन नहीं था कि इससे संभावित संक्रमण या जहर को पूरी तरह से रोका जा सकेगा या नहीं। अगर कुछ भी हुआ, तो उसे सपने से जल्दी बाहर निकलना होगा, ताकि वास्तविकता को कम से कम नुकसान हो। उसे कुछ घंटों या आधे दिन में ठीक हो जाना चाहिए। लुमियन ने खून को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए तीनों काले निशानों की नकल की। जैसे ही उसने चित्र बनाना शुरू किया, उसे चक्कर आने लगे और उसके माथे में तेज दर्द होने लगा। लुमियन ने अपनी बहन की शिक्षाओं से यह अनुमान लगाया कि उसकी आध्यात्मिकता लगभग समाप्त हो चुकी थी। इन अंकों की नकल करने में ही मेरी सारी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। वह शिकारी के विचित्र चिन्हों और उसकी सीमित आध्यात्मिक क्षमता को देखकर चकित था, जिसके बारे में उसे संदेह था कि वह आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद लुमियन ने नकल करना फिर से शुरू कर दिया। सिर में तेज दर्द हो रहा था और इस दौरान उसे 3 बार रुक रुक कर कोशिश करनी पड़ी। उसकी वर्तमान स्थिति में आगे की खोज असंभव थी। उसने कपड़ा जेब में रखा, कुल्हाड़ी उठाए और जंगल पार करते हुए घर की ओर चल पड़ा। खंडहरों से बाहर निकलते ही उसे उपलब्धि का एहसास हुआ, मानो उसने हंटर पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मसात कर लिया हो। लुमियन ने सोचा, लगता है शिकार सफल रहा। उनके अव्यवस्थित अनुभव सतह पर उभरने लगे। शांत रहना बेहद जरूरी है। जब अप्रत्याशित शिकार का सामना हो और तैयारी के लिए समय न हो, तो शांत रहना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखें और अवसरों का लाभ उठाएं। अपने विचारों में डूबे हुए लुमियन घर की ओर बढ़ा, दूसरी मंजिल पर चढ़ा और बेडरूम में प्रवेश किया। उसने कुछ देर तक उन चिन्हों को याद करने की कोशिश की, फिर थकान से चूर होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अल्पविराम। अगली सुबह जब लुमियन जागा, तो उसकी कनपटी में अभी भी हल्का दर्द हो रहा था। यह इस बात का संकेत था कि स्वप्न के खंडहरों में उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। जब वह नीचे गया, तो उसने देखा कि उसकी बहन ने पहले ही नाश्ता बना लिया था, जैम के साथ टोस्ट, कटे हुए सॉसेज और कड़क काली कॉफी।
इतनी जल्दी? लुमियन ने हैरानी से कहा। उनकी बहन शायद ही कभी सुबह जल्दी उठती थी। औरोर ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि हम एक समय के चक्र में फंस गए हैं और हमारे आसपास के लोग और भी अजीब और डरावने होते जा रहे हैं। आप कैसे चैन से सो सकते हैं? मैं तो नहीं। मेरे पास कोई चारा नहीं है, लुमियन ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा। कम से कम तुम चैन से सो तो सकती हो। मुझे तो सपनों में बहुत कुछ करना है। ये सच है। औरों ने आधी पैकेट चीनी मिली हुई कॉफी उठाए और एक घूंट पिया। जब उसका भाई बैठ गया और उसने टोस्ट और सॉसेज का अधिकांश हिस्सा चट कर लिया, तो उसने पूछा, स्वप्न के खंडहरों की खोज से तुम्हें क्या मिला? ल्यूमियन ने राक्षस के साथ अपने मुठभेड़ का वर्णन करते हुए कहा, और ओह ग्रांडे सोवर, कृपया मुझे ये समझने में मदद करें कि उन 3 काले निशानों का क्या अर्थ है। उपवास के अंत में पुजारी के शरीर पर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक। औरों ने सिर हिलाया और अपनी बेज रंग की ड्रेस की एक छिपी हुई जेब से एक फाउंटेन पेन और एक नोट निकाला। ल्यूमियन ने रेखा चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन वह काले निशानों को सटीक रूप से दोहरा नहीं सका। कुछ ही देर में उसने वह नोट अपनी बहन को सौंप दिया और परिचय कराते हुए कहा, मैंने इसे बस कुछ ही बार याद किया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इसमें से कुछ सही है या गलत, लेकिन कुछ तो सही होना ही चाहिए। यहाँ, यहाँ और यहाँ बिल्कुल सही हैं। उस निशान के केवल एक हिस्से की नकल करने से ही उसकी बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। औरों ने उस नोट को अपने सामने डाइनिंग टेबल पर रख दिया और कुछ देर तक उस पर ध्यान केंद्रित किया। ये शब्द तो मैं जानता ही नहीं। इनके साथ जुड़े प्रतीक भी रहस्यवाद में आम तौर पर देखे जाने वाले प्रतीकों से कहीं अधिक विकृत हैं। जब औरों ने आगे कहा, आसपास के वातावरण पर अलौकिक शब्दों और प्रतीकों के प्रभाव और प्राकृतिक शक्ति पर इन चिन्हों के प्रभाव को देखते हुए मुझे संदेह है कि यह एक विशेष अनुबंध की बाहरी अभिव्यक्ति है। तो ल्यूमियन थोड़ा निराश हुआ। बोलते समय वह अपनी तर्जनी उंगली से नोट पर थपथपा रही थी। अनुबंध? लुमियन ने पूछा। डॉट डॉट डॉट। औरों ने सिर हिलाया। उस राक्षस के साथ आपकी लड़ाई के साथ प्रत्येक काला निशान एक विशेष अनुबंध का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस अनुबंध का प्रभाव संभवतः इसे आध्यात्मिक जगत के कुछ प्राणियों, अन्य आयामों के प्राणियों या अलौकिक प्राणियों से महाशक्ति प्राप्त करने में मदद कर रहा है। इसलिए इसकी बाईं छाती पर बना काला निशान प्रकाश उत्सर्जित करता है और अदृश्यता प्रदान करता है। इसकी गर्दन के नीचे वाला निशान एक ऐसी आवाज से संबंधित है जो लोगों को निराश, क्रोधित और पागल कर देती है। इसकी दाहिनी छाती पर बने निशान से कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि इसका संबंध इसके मुख, तंतुओं या पाचन क्रिया से है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लुमियन को पिछली लड़ाई के कुछ विवरण तुरंत समझ में आ गए। फिर वह हंसा और बोला, क्या पादरी ने अलग अलग प्राणियों के साथ 10 से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे? इसका क्या मतलब है? हर कोई उसका पिता बन सकता है। कितने अजीब तरीके से कहा है ये, और बुदबुदाई। देखने से तो ऐसा लगता है कि उपवास के अंत में तुमसे लड़ने वाले पुजारी ने अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखाया। उसने शायद अनुबंध के तहत मिली अपनी एक ही क्षमता का इस्तेमाल किया होगा। उसका शरीर और दिमाग बेकाबू हो गया था, और वो तुम्हारी दया पर था। ल्यूमियन को पिछले 2 चक्र नहीं मिले थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उस समय ये भाग्य की बात थी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं उस राक्षस से प्राप्त अनुबंध की प्रतिलिपि बनाकर संबंधित प्राणी से संपर्क कर सकता हूँ? वह उस अदृश्य होने की क्षमता से बहुत ईर्ष्या करता था। एक अनुबंध अनुबंध होता है, और एक अनुष्ठान अनुष्ठान होता है। क्या आप जानते हैं कि अनुष्ठान कैसे किया जाता है? औरों ने उसका उत्साह कम कर दिया। भले ही आप अनुष्ठान में निपुण हो जाएं, क्या आप जानते हैं कि ऐसे विशेष अनुबंध की कीमत क्या होती है? हो सकता है कि पादरी ने इसे किसी गुप्त शक्ति के आशीर्वाद से ही पूरा किया हो। डॉट डॉट डॉट। और एक पल के लिए रुकी और खुद से बुदबुदाई, तुम्हारे सपने में दिखने वाले उस राक्षस के शरीर पर इतना काला निशान क्यों है? क्या उसे भी उस सत्ता का आशीर्वाद मिला है? बोलते समय औरों ने अपनी नजर ल्यूमियन की बाईं छाती पर डाली। क्या इसका संबंध आपके दिल को सील करने वाले काले कांटे के प्रतीक से हो सकता है? पादरी के पास भी एक था। शायद कांटे का प्रतीक किसी छिपे हुए अस्तित्व को दर्शाता है जिसने स्वप्न विनाश को जन्म दिया। इस चक्र को तोड़ने की कुंजी शायद वहीं छिपी हो, या शायद वास्तविकता इस समस्या का समाधान तभी कर सकती है जब वह स्वप्न विनाश के साथ साथ कुछ करे।
ये संभव है, लुमियन ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि इससे ये पता चल सकता है कि राक्षस के शरीर पर काला निशान क्यों था और रहस्यमयी महिला उसे स्वप्न खंडहरों का पता लगाने के लिए क्यों कह रही थी। उसने भावुक होकर आह भरी। और ओह ग्रैंड सोअर, आपकी कल्पना वास्तव में मेरी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध है। एक लेखक को ऐसा ही होना चाहिए, और ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नाश्ते के बाद और लुमियन को हरमेस सिखाने के लिए अध्ययन कक्ष में ले आई। उन्होंने दोपहर करीब 3 या 4 बजे पाठ समाप्त किया, केवल कुछ खाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके। ठीक है, अब तुम पेरे बेरी के साथ बाहर जाकर शराब पी सकते हो, और ने कहा, यह महसूस करते हुए कि अब समय आ गया है और किसी को उन पर शक नहीं होगा। लुमियन ने संक्षेप में उनके निर्देश को स्वीकार किया और अपनी चिंता व्यक्त की। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जानकारी जुटाने के लिए और तीनों भेड़ों के संपर्क में आने का जोखिम उठाने वाली थी। अल्पविराम। ल्यूमियन उस जर्जर 2 मंजिला घर में पहुंचा जहां शापर प्यरे बेरी रहता था, और उसने बूढ़ी औरत से पूछने से पहले चारों ओर देखा, प्यरे कहाँ है? प्यरे बेरी की माँ, मार्टी, देखने में लगभग 50 वर्ष की लग रही थी, लेकिन काम के अत्यधिक परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर बहुत झुर्रियां थीं। उनकी त्वचा पर झायां थीं और उनके काले बाल भूरे हो गए थे। वह लगभग नारोका जितनी ही बूढ़ी लग रही थी। वह गिरजाघर गया था, मार्टी ने जवाब दिया। 55 व्यक्तित्व। अगर लुमियन को सही से याद था, तो प्यरे बेरी निस्संदेह 30 मार्च की दोपहर के बाद प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर जाएंगे। पिछले चक्र के दौरान उनकी और रेमोंड की उनसे मुलाकात हुई थी, और लुमियन की भी उनसे गांव के चौक पर लगभग उसी समय मुलाकात हुई थी। हालांकि दोपहर के 3-4 बज चुके थे। वह कब गया? लुमियन ने पूछा। मार्टी ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, लगभग उतना ही समय जितना 1 मील की दूरी तय करने में लगता है। ग्रामीण इलाकों में कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर शायद ही किसी के पास घड़ी होती थी। समय का अनुमान आमतौर पर विशिष्ट गतिविधियों और संकेतों के माध्यम से लगाया जाता था, जैसे कि अंगूर की कटाई का मौसम, 1 मील की पैदल दूरी आदि। स्पष्ट रूप से, यदि समयावधि इतनी संक्षिप्त होती कि लोग इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझ सके, तो मौखिक अभिव्यक्तियों में कुछ मिनट और 15 मिनट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता। 1 मील, यह ज्यादा दूर नहीं है। लुमियन ने अनुमान लगाया कि प्यरे बेरी दोपहर के आसपास गिरजाघर गया होगा और अभी तक लौटा नहीं होगा। कोडू में 1 मील इंटिसियन मीट्रिक प्रणाली में 1 किलोमीटर के बराबर था। प्यरे की माँ, मार्टी को विदाई देने के बाद लुमियन बेरी निवास से निकलकर गांव के चौक की ओर चल पड़ा। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि प्यरे बेरी दोपहर में गिरजाघर गए थे और दोपहर बाद वापस लौटे थे, या फिर कोई ऐसी बात सामने आ गई थी जिसके कारण उनकी वापसी में देरी हुई थी। यदि यह पहली स्थिति थी, तो लुमियन को कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था। प्यरे बेरी का पादरी से मिलने के लिए बार बार गिरजाघर जाना बहुत ही असामान्य था। निश्चित रूप से कुछ भयानक होने वाला था। अगर बाद वाली स्थिति होती, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होती। लुमियन, जिसने अपनी यादें बरकरार रखी थी, और जो पहले से ही चक्र को जानती थी, द्वारा प्रयास करने से पहले इतिहास अपरिवर्तित रहना चाहिए। यदि कोई विचलन होता है, तो ये संकेत दे सकता है कि भाई बहनों ने चक्रों के पैटर्न को पूरी तरह से नहीं समझा था, या एक या अन्य लोग भी थे जो उनकी यादों को बरकरार रख सकते थे। ये सोचते हुए लुमियन ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा पीट लिया। वह इतना चौंक गया कि वह ये पूछना ही भूल गया कि क्या प्यरे दोपहर में गिरजाघर गया था। ये बेहद महत्वपूर्ण था। अब पीछे मुड़कर पूछना बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। लुमियन को प्यरे से कुछ जानकारी तभी मिली जब वे बाद में साथ में शराब पी रहे थे। उसने जल्दी से अपनी झुंझलाहट को दबाया और चौक की ओर चल पड़ा। शाश्वत धधकते सूर्य के गिरजाघर में प्रवेश करते ही उन्होंने पादरी गुइलॉम बेनेट को वेदी के सामने कई सूरजमुखी के फूलों के साथ खड़े देखा। वे सामने की बेंच पर बैठे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही लुमियन अंदर आया, गुइलॉम बेनेट ने बोलना बंद कर दिया और एक नजर इधर उधर घुमाई। कोई साजिश। लुमियन मुस्कुराते हुए वेदी की ओर बढ़ा और पादरी के उपदेश को सुन रहे लोगों को देखने लगा। उसने शापर प्यरे बेरी, गुंडे पोन्स बेनेट और उसके कुछ साथियों को देखा। उसने पादरी की प्रेमिका, मेडोना बेनेट और सिबिल बेरी को भी देखा। उसे यहाँ एक आदमी को देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे यह बात समझ में भी आई, अर्नाल्ड आंद्रे, नारोका का सबसे छोटा बेटा, 40 वर्ष का एक किसान।
हेलो पेरे, लुमियन ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, लेकिन वह बीच में ही रुक गया। उसके वाक्य का दूसरा भाग ये होना चाहिए था, क्या तुम ड्रिंक्स नहीं खरीद रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? हालांकि वह अचानक सतर्क हो गया और उसे याद आया कि इस चक्र में अभी तक ये व्यवस्था नहीं हुई थी। ये घटना पिछले चक्र में ही घटी थी। इस चक्र में पहली बार लुमियन की मुलाकात शेपर्ड पेरे बेरी से हुई थी। कोडू के शरारती राजा के रूप में लुमियन की प्रतिक्रियाएं बिजली की तरह तेज थीं। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली और वेदी की ओर अपनी बाहें फैला दी। अंदाजा लगाना, दिखावा बनाए रखते हुए उसके दिमाग में एक नया बहाना गढ़ने के लिए विचारों की दौड़ चल रही थी। सूर्य को प्रणाम करने और पुजारी से जवाब मिलने के बाद लुमियन मुड़ा और पेरे बेरी को संबोधित किया, जो पहली पंक्ति के किनारे पर बैठा था और उसे विस्मय से देख रहा था। मैंने सुना था कि तुम गांव लौट आए हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गया। और देखो, तुम यहाँ गिरजाघर में हो। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें किसने सूचित किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि पेरे बेरी को गिरजाघर जाते समय रास्ते में ही देख लिया गया होगा। अपने झूठ का कोई गवाह न होने के कारण लुमियन के पास एक वैकल्पिक विकल्प था, एवा के पिता मोचिगुइलोमलिजिया। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? गहरे भूरे रंग के चोगे में लिपटे पेरे बेरी खड़े हो गए। उनकी नीली आंखों में सौम्य मनोरंजन और हैरानी झलक रही थी। ल्यूमियन ने पहले से ही एक तर्कसंगत बहाना तैयार कर रखा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी भेड़ों की देखभाल करते हुए तुम्हारी कहानियां सुनने के लिए तरस रहा हूँ। विभिन्न देश, विविध गांव और अनेक स्थान, वे जरूर बहुत रोचक होंगी। अतीत में वह अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए अक्सर नए लौटे चरवाहों से बातचीत करता था। पेरे बेरी के जवाब का इंतजार किए बिना लुमियन ने अपनी नजर अपने बिखरे और तैलीय काले बालों से हटाकर अपने एकदम नए चमड़े के जूतों पर डाल दी। क्या तुम अमीर बन गए? इस बार मेरे वर्तमान नियोक्ता अधिक उदार थे और उन्होंने मुझे काफी कुछ उपहार दिए, पेरे बेरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपको बाद में एक ड्रिंक पिलाऊंगा। ठीक है। लुमियन को ठीक यही चाहिए था। उन्होंने तो ये भी पूछा, आप वहां कब जा रहे हैं? इससे ओल्ड टैवन के एक नियमित ग्राहक का रुतबा झलकता था। शराब का एक गिलास मांगने में उसे कोई शर्म नहीं आती थी। पेरे बेरी ने पादरी गुइलोम बेनेट की ओर देखा और उसे एक संकेत मिल गया। रात के खाने के बाद कैसा रहेगा? उसने सुझाव दिया। सहमत, लुमियन ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद चरवाहे, पुजारी पोन्स बेनेट और उनके साथियों की निगरानी में वह अपने सबसे नजदीक वाली दूसरी बेंच पर बैठ गया। पेरे बेरी क्षण भर के लिए चौंक गया। क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो? ल्यूमियन मुस्कुरा उठा। मैंने सदियों से प्रार्थना नहीं की है। मैं प्रार्थना करने के इस अवसर का लाभ उठाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि देवता ये सोचे कि मैं पर्याप्त रूप से भक्त नहीं हूँ। चलते रहो, चलते रहो। ऐसा दिखावा करो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। पेरे बेरी, गुइलोम बेनेट, पोन्स बेनेट और बाकी सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। काफी देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और लुमियन को अभी भी प्रार्थना में तल्लीन देखकर पुजारी ने पेरे बेरी की ओर रुख किया और उसे पूछताछ करने का इशारा किया। पेरे बेरी लुमियन के पास पहुंचा और उसके कंधे पर थपथपाया। आप कितनी देर तक प्रार्थना करने का इरादा रखते हैं? डॉट डॉट डॉट। लुमियन ने अपनी आंखें खोली और गंभीरता से कहा, मैं रात के खाने तक प्रार्थना करने की योजना बना रहा हूँ। चूंकि करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं बाद में पाप स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर गुइलोम बेनेट के माथे में झंझनाहट हुई। मेडोना, सिबिल, पोन्स, अर्नाल्ट और अन्य लोगों को देखते हुए जो उसका इंतजार कर रहे थे, उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसने पेरे बेरी को इशारा किया और दरवाजे की ओर संकेत किया। पेरे बेरी ने पादरी के अनकहे संदेश को समझ लिया और जल्दी से लुमियन को बताया, मेरी प्रार्थना समाप्त हो गई है। क्या अब हम ओल्ड टैवन चलें? बिल्कुल। लुमियन मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसके हाव भाव में गंभीरता या धार्मिकता का कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले उसे यह आभास हो गया था कि उसके आने से पादरी और उसके साथियों की साजिशें बाधित हो गई थी। शरारत करने के इरादे से उसने दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया और तब तक वहीं रुका रहा जब तक कि पेरे बेरी को समय से पहले जाना नहीं पड़ा। उसने अनुमान लगाया कि पादरी उसकी चाल समझ गया होगा, लेकिन अगर वह ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी शरारत न करे तो कौडू का शरारती राजा होने का क्या फायदा।
उसे संदेह पैदा होने से बचने के लिए अपनी छवि को बरकरार रखना पड़ा। ल्यूमियन को अपनी बहन के बेरी के घर जाकर तीनों भेड़ों से परामर्श करने की संभावना पर दुख हुआ। यदि वह वहां होती तो वह व्हाइट पेपर को गिरजाघर भेजकर पादरी की योजनाओं को गुप्त रूप से सुनवा सकता था और बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकता था। शायद मैं अगले चक्र में ये काम कर सकूं, लेकिन क्या पेरे हमारी निगरानी का पता लगा पाएगा? पेरे कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। वह निश्चित रूप से पादरी जैसे साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक सक्षम है। लूमियन के मन में विचारों की दौड़ चल रही थी जब वह पेरे के पीछे गिरजाघर से बाहर निकलकर पुराने सराय की ओर बढ़ा। बेरी परिवार के घर के पीछे भेड़ों के बाड़े में सफेद गाउन पहने औरों ने जंगल का चक्कर लगाया और लकड़ी की बाड़ को फांदकर पार कर गई। गांव में कम ही दिखने वाली एक आकर्षक महिला होने के नाते उसे यह अपेक्षाकृत एकांत रास्ता चुनना पड़ा। अन्यथा लोग उससे तरह तरह की बातें करते या इससे भी बदतर उस पर शक करते। मुझे अदृश्यता और छाया में छिपने के मंत्र कब सीखने को मिलेंगे? और उदास मन से सोच रही थी और वह भूसे के ढेर के पास दुबकी हुई 3 भेड़ों की ओर बढ़ रही थी। हाईलैंडर भाषा में बोलते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं शपथ पेरे बेरी की प्रतिद्वंदी हूँ। मैं से सने हुए तीनों भेड़ों की आंखों में अचानक बदलाव आ गया। उनकी शुरुआती सतर्कता और आशंका आशा और उलझन में बदल गई। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद वे पीछे नहीं हटे और उन्होंने औरोर को पास आने दिया। औरोर ने आगे कहा, मैंने कुछ खास तरीकों से तुम्हारी विलक्षणताओं का पता लगाया। तुम कभी इंसान थे, है ना? तीनों भेड़ों की आंखों में अचानक सदमा, उल्लास, आशा और संदेह के भाव भर गए। वे सहज रूप से मिमियाने लगी। औरोर ने उनका सर्वेक्षण किया। तुम बोल नहीं सकते, लेकिन लिख सकते हो, है ना? भेड़ों में से एक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने जल्दी से जमीन पर कुछ लिख दिया। उसने हाईलैंडर शैली का एक सरल शब्द लिखा, हाँ। भीड़ इस बात की पुष्टि कर रही थी कि वे कभी इंसान थे। क्या हुआ? तुम भीड़ में क्यों बदल गए? औरों ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, समय बचाने के लिए शुरुआत, मध्य और अंत अलग अलग लिखो। तीनों भेड़ों ने काम को आपस में बांट लिया और अपने खुरों का उपयोग करके कहानी के अलग अलग हिस्सों को मिट्टी की सतह पर उकेर दिया। कुछ ही देर में उन सभी ने एक एक वाक्य पूरा कर लिया। हम पकड़े गए। एक अनुष्ठान संपन्न हुआ। भेड़ की खाल में लिपटा हुआ और भेड़ में रूपांतरित हो गया। एक ऐसी जादू टोना विधि जिससे भेड़ की खाल का इस्तेमाल करके इंसान को भेड़ में बदला जा सकता है। हम्फ, ये तो किसी व्यक्ति को भेड़ में बदलने से कहीं ज्यादा आसान है। बस सवाल यह है कि इस अनुष्ठान में किस देवता का आह्वान किया गया था। औरों ने अपने मन में विचार दोहराते हुए पूछा, क्या पेरे बेरी ने तुम्हें पकड़ लिया है? क्या वह अकेला है? वह पेरे बेरी की वर्तमान शारीरिक स्थिति का पता लगाना चाहती थी। हाँ, भेड़ों में से एक ने जवाब दिया। दूसरी भेड़ ने आगे कहा, उसका एक साथी है। वे दोनों बेहद ताकतवर थे। क्या पेरे बेरी गांव लौटने से पहले ही बेहद शक्तिशाली था? औरोर को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पेरे बेरी पादरी गुइलॉम बेनेट के प्रभाव में क्यों प्रतीत होता था? गुइलॉम बेनेट अब भी एक साधारण व्यक्ति थे।